अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट शॉर्ट नॉवल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। नॉवल का जनर कुछ इस टाइप से है, रूड हीरो है, सडन निकाह है, हवेली बेस्ड है, लव एट फर्स्ट साइट है, नॉवल है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने रिव्यूज कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए अपने नॉवल स्टार्ट करते हैं। क्या कोई ऐसी भी दुल्हन होगी, किसी की ऐसी भी शादी होती होगी जिसे ना मेहंदी लगी, ना कोई खुशी, जिसे ना अपने ससुराल की खबर, ना शौहर का पता, ना कोई ख्वाब सजाए। दिल हर तरह के जज्बात से आरी, बंजर ज़मीन की मांद हो गया था। भला यूं भी होना था? अर्जेंट की गई ये सच धज आज उसके खूबसूरत जिस्म की जीनत बने थे। उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया, दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। एकदम उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थीं। कोई बहुत खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ था। एक पल को उस हसीन मोमी मुजस्समे को देखकर वो दंग ही रह गया। फिर अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, ये रोना धोना, ये सोगिया मातमे कमरे की चार दीवारी के अंदर तक ही महदूद रखना। हम इस कस्बे के सरदार हैं। यहाँ के बहुत से गांव और दूर दराज इलाकों में हमारी बहुत इज्जत है। आपकी वजह से हमारी इस इज्जत पर आँच भी आई तो हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको किसी किस्म का कोई तकलीफ़ या शिकायत नहीं मिलेगी, मेरी और मेरे ख़ानदान वालों की तरफ से। अकब से आती भारी मर्दाना आवाज़ पर वो घबराकर पलटी। वो उसके जानिब ही देख रहा था। चंद लम्हों तक उसकी बोलती ही बंद हो गई। नवीदों की नज़र मिली और वो बहुत अच्छे से मिली। वो जो कनाडा आज़ाद मुमलाक का हिस्सा थी, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग और अमीर था। बचपन से बोल्ड माहौल में रहकर जवान होने वाली आज इस अनजान शख्स के सामने पसीना पसीना हुए गैर हज़ारों मर्दों के बीच बहुत कॉन्फिडेंस से बात करने वाली इरहा होले होले से काँप रही थी। उस हसीन खूबसूरत मर्द देखे, लेकिन कभी धड़कनें यूँ बेहंगम न हुई, हैज़बान खुश्क ना हुए, यूं डूबा नहीं। फिर ऐसी कैफियत का खुद पर छाना वो समझ ना पाई। बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे आपके लिए, जन्नत की हूरों जैसी आप, जिसके लिए मौत को भी गले लगाना पड़े लगा लूं। कहाँ आकर फंस गई हैं? जब आपकी मर्जी थी ही नहीं तो इनकार क्यों नहीं किया? निकाहनामे पर साइन क्यों किए? निकाह जिन हालात में हुआ, जो सिचुएशन बनी थी, वो मैं संभाल लेता। आपके साथ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, या बंदूक सर पर रखकर तो कबूल है नहीं करवाया था ना? फिर आप ये रोना धोना क्यों? इरहा बिना पलकों को झपकाए एकटक उसे देख रही थी। काश कि आपकी ये शादी मुझसे ज़बरदस्ती की आड़ में ना हुई होती तो आपसे आज की इस खूबसूरत रात को बोरिंग किस्म की बातें नहीं कर रहा होता, बल्कि ख़ुद को आपका शौहर होने पर दुनिया का खुशकिस्मत इंसान तस्वुर करता। आपके हुस्न पर कसीदे पढ़ रहा होता, आपसे इतने फासले पर होने के बजाय आपके पहलू में अपने दिल लिए बैठा होता, आपकी बेपनाह खूबसूरती को अपने हर अमल से खराज तस्कीन पेश करता। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में मैं ख़ुद को आपसे मुसल्लत करके आपके साथ कोई हक तलफी नहीं करना चाहता। ये कहता वो इरहा को अर्श से फ़र्श पर फेंक चुका था। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। जाहिर है जो भागी अपनी ज़िम्मेदारी से वो कोई गैर तो नहीं, तुम्हारी तायज़ाद बहन ही थी। तुम भी यकीनन उसी की जैसी होगी, मतलब परस्त, खुदगर्ज़, धोखेबाज। निकाह तो हो गया, लेकिन तुम अभी मेरी पाबंद ही नहीं हो, तो आज़ाद करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जाना चाहती हो या तलाक की ख्वाहिशमंद हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं बाखुशी तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। लेकिन अगर तुम मुँह छुपा कर भागी तो फिर शाज़िम असफंदियार खान के कहर देखोगी। चाहो तो अपने वालिद मोहतरम को मेरा पैगाम दे देना। मैं मार्केट में बिकने वाला खिलौना नहीं जिसे ख़रीद कर उससे खेल के अपने दिल बहलाकर छोड़ दिया जाए। मैं सरदार शाज़िम असफंदियार खान हूँ। यहाँ पर मेरी हाकिमियत चलती है और इस पल तुम मेरी बीवी, मेरी मलकियत होकर भी मेरी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखती कि ये ज़बरदस्ती लफ्ज़, उससे मुझे नफ़रत है। तुम्हारी ये बेपनाह खूबसूरती, ये हुस्न किसी काम का नहीं, इसीलिए ये बोझ उतार कर ख़ुद को पुरसुकून कर लो। तंज़िया मुस्कुराहट के साथ हंसता वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया था और वहीं पत्थर बनी इरहा अपनी जगह से हिल भी न सकी। इतनी बेगैरतियाँ, इतना बड़ा थप्पड़ भी शादी की रात, ये क्या गम कम था कि वो किसी और के गुनाह का भुगतान भरती अपना सब कुछ छोड़ बैठी थी, जिसके लिए वो उसे अपने लफ्ज़ों से बेमोल कर गया था। आंखों से आंसू गिरने लगे। अल्लाह ने सूरत क्या अच्छी दे दी, तू खुदा बन बैठे। ये बदल इतना ही काला है, अगर जाना ही होता तो निकाह ही क्यों करती। इरहा मुबश्शिर से कबूल है करवाना इतना आसान नहीं था मोहतरम शौहर। सारे हिसाब बराबर ना किए तो मेरा भी नाम इरहा शाज़िम नहीं।
इसे ये खुद से कहने में कोई आड़ महसूस नहीं हुआ कि वो पहली ही नज़र में उस मगरूर इंसान पर अपना दिल हार बैठी थी, जो हंगामी सूरत में उसका शौहर बना दिया गया था, जिसने उसके लिए आगे ना मौत छोड़ी थी ना पीछे ज़िंदगी। वो धप से सोफे पर गिरती बैठ गई थी और अपनी किस्मत पर रोने लगी। जहाँ वो कुछ देर पहले हुए इस निकाह पर मातम कनाह थी, वहीं अब वो इस संगदिल पर मर्द पर पहली नज़र में दिल हारने पर खुद को कोस रही थी। इरहा बेटा, क्या हुआ, जल्दी आओ। मुबश्शिर शाह घर में आते ही अपनी दोनों बेटियों को आवाज़ें देने लगे। आई पापा। इरहा हंसती मुस्कुराती ही सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। उसके वालिद साहब बैठे थे। क्या बात है पापा, आप आज जल्दी आ गए? वैसे आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मुबश्शिर शाह बेटी की बातों पर हंस दिए। पाकिस्तान से लाला का फ़ोन आया था, नूर बानो का निकाह है, दावत दी है। मुबश्शिर चेहरे पर चमक लिए बोले, जब बात अपने खून अपनी मिट्टी की आती है तो वो ऐसे ही खुशी से भर जाते हैं। ओह वाह पापा, मुझे पाकिस्तान देखने का बहुत क्रेज़ है, मैं तो ज़रूर चलूँगी इस बार। इरहा एक्साइटेड सी बोली थी। कहाँ जाने की बात हो रही है दोनों बाप बेटी में? अरे बेगम, यहाँ आओ, लाला की बेटी की शादी है पाकिस्तान से, हम सबको बुलाया है। इरहा तो चल रही है, आप भी अपनी तैयारी कर लें। मुबश्शिर बेगम को तफसील से बताने लगे थे। यू मीन हमें पाकिस्तान गाँव जाना पड़ेगा? ओह गुड, प्लीज़ मुबश्शिर, मैंने 1000 बार आपसे कहा है कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती, प्लीज़। और वैसे भी बहुत सी मीटिंग्स हैं मेरी इस महीने। इरहा भी नहीं जा सकती, इसके पेपर्स भी हुए हैं कि इसकी थकन भी नहीं उतरी अभी तो, और आप इसके ले जाने की बात कर रहे हैं। सायरा माथे पर बल लिए बोली थी, वो मेरे बड़े भाई की बेटी है बेगम, मैं कभी नहीं कहता आपको अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए, लेकिन इस बार अगर इरहा पाकिस्तान जाना चाहती है तो आप उसे नहीं रोक सकती। मुबश्शिर भी अब नाराज़ लहजे में बोले थे। मामा, मैं इस बार पापा के साथ पाकिस्तान ज़रूर जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। आपको नहीं जाना, ऑल राइट, लेकिन मैं बाबा के साथ जाऊंगी। इरहा ज़िद्दी लहजे में कहती उठकर चली गई। आखिरकार वही हुआ जो सायरा बेगम चाहती थी। उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना था, वो नहीं गई। मुबश्शिर ने भी हार मान ली, लेकिन वो इरहा को अपने साथ पाकिस्तान लाने पर उन्हें कायल कर चुके थे और वो बहुत खुश थी। उसने कभी पाकिस्तान नहीं देखा था, अब वो पहली बार अपने पापा के साथ अपने मुल्क, उनके लोगों के बीच जा रही थी। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरते ही सामने उन्हें अपने बहुत पुराने मुलाजिम खड़े नजर आए जो उन्हें लेने आए हुए थे। उसके पापा बहुत खुश थे, उनके लिए ये सब नया नहीं था, इसीलिए वो सारे रास्ते उनके साथ बातों में मसरूफ़ रहे। लेकिन इरहा के लिए ये बहुत अनोखा और दिलचस्प था। वो अपने दाएं बाएं गुजरते पहाड़ों, खेतों, दरख्तों, आबशारों और नहरों को बहुत पुरशौक नज़रों से देख रही थी। बिला आखिर उनका सफ़र एहतमाम पजीद हुआ और गाड़ी ऊंची नीची ढलानों से होती हवेली के अंदर आती रुक गई। दरवाजे पर ही उसे बहुत से लोग खड़े नजर आए, जिनमें उसके ताया ताई, फुप्पा फुप्पो, उनके बच्चे, मुलाजिम और कुछ ख़वातीन शामिल थे, जिन्होंने बड़े पुरतपाक और गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। सिर्फ उसके पापा को ही नहीं बल्कि उसे भी बहुत प्यार दिया, जिस पर वो बहुत खुश और एक्साइटेड सी नज़र आई। अच्छे से फ्रेश होने और खाना खाने के बाद वो कुछ देर आराम की गर्ज से कमरे में ही लेट गई। नई जगह थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन करवट बदलते बदलते आखिर उसे नींद आ ही गई। अच्छे से नींद पूरी करने के बाद जब वो उठी तो शाम हो चुकी थी। नीचे आई तो कश्मकश में घिरी वहीं खड़ी रह गई। जब अजनबी माहौल, नए लोग, अरे बेटे आ जाओ। जब उसकी ताई ने उसे वहीं खड़े होता देख पुकारा। उसकी ताई और कुछ ख़वातीन मेहंदी के थाल सजा रही थी। वो सब आपस में इलाकाई ज़बान बोल रही थी। सर पर ओढ़े दुपट्टे में उसे देख शर्माने लगा। इरहा ने इस वक्त ढीली टी शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। लंबे बादामी रंग के बाल खुले हुए थे। वो खूबसूरती का शाहकार लग रही थी। उसका मूड ऑफ हो गया क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादातर अपनी ही ज़बान आती थी या उर्दू, और उनके बीच जाना नहीं चाहती थी। ताई नूर बानो कहाँ है? उसने खालिस उर्दू में कहा। ये उसके बाबा की ही मेहनत थी जो वो कनाडा जैसे मुल्क में रह के भी इतनी साफ़ उर्दू बोल सकती थी। बेटा, वो ऊपर के पोर्शन में मायूं बैठी है, आज उसकी मेहंदी है, सब मेहमान जमा होंगे तो मुलाजमा के साथ ऊपर चली जाओ। उसे जवाब देने के साथ ही वो एक मुलाजमा को उससे ऊपर ले जाने को बोली थी। उसने एक नज़र सबको देखा। उसके पापा ने बताया था यहाँ की औरतें बड़ी बड़ी चादरों के बिना कमरे से बाहर नहीं जाती, लेकिन उसके पास सिरे से एक दुपट्टा तक नहीं था। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मुलाजमा उसे कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। अंदर दाखिल हुई तो उसे हैरत का ज़ोरदार झटका लगा। उसकी गिरे रंग आंखें हैरत से फैल गईं। नूर का पूरा चेहरा एक कपड़े से ढपा हुआ था, जिसमें सिर्फ उसकी 2 आंखें ही नज़र आ रही थीं। नूर आगे बढ़कर उसके गले लगी। तब इरहा को होश आया। ये सब क्या है? हमारे यहाँ रस्म है, मायूं की दुल्हन किसी को चेहरा नहीं दिखाती, उससे रौनक नहीं आती। नूर ने इस रिवाज के बारे में बताया। ओह गुड, तुम्हारा दम नहीं घुट रहा? ओह गॉड, तुम्हारा दम नहीं घुट रहा? इरहा अजीब सा मुँह बनाती बोली थी।
ये बुजुर्गों की पुरानी रस्म है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं ये हटा देती हूँ। नूर चेहरे पर से कपड़े हटाती बोली थी, जब उसकी रोई रोई सुर्ख आंखें इरहा को चौंकने पर मजबूर कर गईं। क्या बात है, तुम रुखसती से पहले इतना रोई हो, जब जाओगी तो क्या होगा? इरहा शरारत से बोली। वो अक्सर फ़ोन पर बात किया करती थी। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती न सही, लेकिन अजनबियत भी नहीं थी। तभी नूर अचानक उसके सीने से लगती रोने लगी थी। क्या हुआ नूर? इरहा परेशान हो गई। वादा करो ये बात किसी से नहीं करोगी। वो उसे सामने हाथ फैलाए बोली थी। मैं वादा करती हूँ, लेकिन हुआ क्या है? वो उसके हाथ थामे बोली थी। बात यह है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ नूर। नूर की बात पर वो चौंकी। तभी वो पूरी बात बताना शुरू हो गई थी। मैं और साजिद एक दूसरे को चाहते हैं। वो हमारे ही गांव का है, गरीब ज़रूर है, लेकिन मोहब्बत बहुत करता है। बाबा का सरदारों के साथ कोई मुआहिदा हुआ था जो पूरा ना हो सका, और उसके बदले जिरगे में ये फैसला हुआ कि मेरी शादी सरदार से की जाए। अब इस सब में मेरी और साजिद की क्या गलती, हमारा क्या कसूर? ये सरदार बहुत अनापरस्त, जाबिर और मगरूर होते हैं। सुना है ये सरदार शहर में रहकर बहुत कुछ पढ़ लिख कर आला तालीम हासिल करके आया है। यहाँ का बहुत बड़ा सरदार और रईसज़ादा है। सब इससे डरते हैं, इसका हुक्म मानते हैं। कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन मेरा दिल राज़ी नहीं। मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। मुझे ये शादी नहीं करनी। बाबा सब जानते हैं, लेकिन वो जिरगे के फैसले के आके मजबूर हैं। बहती आंखों से उसने इरहा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो चुप ही रह गई। अब तक उसने पहाड़ी इलाकों के रस्म और रिवाज के बारे में सुना था, लेकिन आज ये सब देखकर उसका खून खौल उठा। तुम फिक्र मत करो, मैं पापा से बात करूंगी, उसने तसल्ली दी। नहीं नहीं इरहा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अब कुछ नहीं हो सकता। जिरगे का फैसला हर सूरत मानना ही पड़ेगा। वो बेबसी से रो दी थी। हाँ, अगर ये शादी किसी तरह रुक जाए, बिना किसी को कुछ कहे, क्या तुम ये कर सकती हो? मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। वो उसका हाथ पकड़े इल्तिजाई लहजे में बोली। हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये तो वाकई गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा कनाडा में तो नहीं होता। वहाँ का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अचानक ही ढोलक की आती तेज़ आवाज़ों पर इरहा हैरान हुई। मेहंदी आ गई, उसने बताया। तभी उसकी ताई दरवाज़ा खोलकर आई। इरहा बेटा, मेहंदी आ गई है, आप ये कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। नूर बहन की मदद करो बेटा। वो कपड़े इरहा के हाथों में पकड़ाती नूर से बोली थी और चली गई। इसका दिल किया कि वो अभी ताई को पकड़ती और उनसे इस जुल्म की बाबत सवाल पूछती। उसे इस रस्म और रिवाज पर अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन मजबूर थी। नूर ने उससे खामोश रहने को कहा था, सो वो चुपचाप तैयार होने लगी। बहुत ही खूबसूरत घेरदार फ्रॉक, जिस पर शीशों का काम हुआ था, हल्की सी लिप ग्लॉस लगाए वो हसीन लगने लगी थी। उसकी स्किन वैसे ही इतनी खूबसूरत और चमकदार थी कि मेकअप की उसे ज़रूरत ही नहीं थी। ऊपर से उसके खूबसूरत लंबे बाल, जो नीचे से कटिंग किए हुए, फूले और मुड़े हुए थे, वो इस दुनिया की जैसे लगती ही नहीं थी। उसकी गिरे रंग आंखें और लंबी मुड़ी पलकें किसी को भी दीवाना बना सकती थीं। वो कनाडा जैसे मुमलाक, जहाँ खूबसूरती बहुत आम थी, वहाँ पर भी उसके हुस्न के चर्चे थे। कोई उस जैसा ना था। फिर तो ये पाकिस्तान था। उसे तैयार होकर नीचे आने पर हर कोई उसके टकटकी बांधे देख रहा था। ताई उसका सबसे तारुफ करवाने लगी। ढोलक की थाप, शहनाइयों की गूंजी, मनचली लड़कियों का थिरकना, ये सब अनोखा था इरहा के लिए। उसके लिए घर वालों ने भी कई नोट उस पे वार कर फेंके थे। कुछ पल के लिए वो नूर की बातें भूलकर इस मंजर में खोसी गई थी। उसे भी ढोल पर नाचने के लिए घसीटा गया, लेकिन वो मुस्कुराकर मुआजरत करती तालियां बजाने लगी। मेहंदी की रस्म शुरू हुई। नूर को लाकर बिठाया गया और फिर सब एक एक करके उसे उपटन लगाने लगे। इरहा ये सब बहुत अजीब नज़रों से लेकिन मुस्कुराकर देख रही थी। ये सब सुबह 4 बजे तक चला। अल्लाह अल्लाह करके मेहंदी का एहतमाम हुआ और वो थक कर जाती अपने कमरे में सो गई। दिन के 12 बजे थे जब उसकी ताई ने उसे जगाया। वो बामुश्किल आंखों को खोलकर गुस्से से उन्हें देखने लगी। बेटा उठ जाओ, बारात आने वाली है। जब उसकी ताई बामुश्किल बोली, उसे हैरत हुई। रात के गए तक फंक्शन चला, अब इतनी सुबह बारात? दरअसल बारात कुछ दूर गांव से आएगी, इसीलिए असल वजूहात का मामला मालूम होते ही वो बददिली से उठी और तैयार होने चल दी। बारात बस आने वाली थी जब वो नीचे तैयार होकर आने लगी। उसका सोया हुआ जहन बार बार नूर की तरफ जाता और उसे उदास करने लगता। तभी उसने देखा कि उसकी ताई और कुछ औरतें नूर के बंद दरवाजे को पीट रही थीं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने खतरे की घंटियां उसके इर्द गिर्द बजने लगी। उसका वहम सही निकला। हाय हाय, लड़की मुंह काला करके भाग गई। ये आवाज़ें थीं या तूफान? इरहा जैसे सुन रह गई थी। और फिर एक कयामत थी, किस्मत का कहर, जो उस पर नाजिल करने का पैगाम कोई और नहीं, उसका अपना बाप लाया था। कल ही की तो बात थी जब वो यहाँ इस ज़मीन पर मेहमान की सूरत आई थी, लेकिन अब यही का हिस्सा बने जा रही थी।
कभी ऐसा अजीब वाक़यात ज़हूर पज़ीर हो जाते हैं कि दिल व दिमाग सोचने समझने की ताकत खो देता है। इसका बाप उसके सामने हाथ जोड़े सवाली बनकर बैठा था। उनकी इल्तिजाएं आंखों में आंसू, झुका सर। वो चाहकर भी कुछ कह ना पाई। कैसे कहती? बाप के सिवा यहाँ था जो खुद फरियादी बने बैठे थे। वो कैसे उन्हें खाली हाथ लौटा देती? उसकी माँ का फ़ोन आया, जो फ़ोन पर चिल्ला रही थीं, उसे रोक रही थीं। उनकी इकलौती लाडली नाज़ो पली कैसी किसी उजट गवार माहौल का हिस्सा बन सकती थी? वो तो चमकता हीरा थी, जिससे किसी शहजादे के ताज में लगना था। वो ऐसे किसी एर के गुनाह की सज़ा का भुगतान के लिए नहीं आई थी। वो चुप था। उसने अपने बाबा को सब के सामने रोता देखा था और फिर सब आनन फानन हुआ। हर रात से उसने खुद अपने हाथों से बंद किया था। रुखसती से चंद मिनट पहले वो अपने बाप के पास आई। मैं जानता हूँ इस पल तुम अपनी माँ की तरह मुझसे नाराज़ हो मेरे जान, लेकिन ये किस्मत के फ़ैसले होते हैं। ज़िंदगी की डोर नसीब के हाथों में होती है। जो कुछ भी हुआ बहुत अचानक और गैर मुतवक्का है, मगर मेरी शहज़ादी, मैं इतना खुदगर्ज़ और बुरा भी नहीं कि अपनी जान से प्यारी बेटी को जलती आग में कूदने को कहूँ। मैं शाज़िम असफंदियार ख़ान से मिला हूँ। वो बहुत बड़ा सरदार होने के साथ बहुत खूबसूरत शख्सियत का मालिक है। बाकी हज़ारों मर्दों से मुख्तलिफ पढ़ा लिखा सुलझा हुआ, हज़ारों खूबियों का बामुकम्मल तुम्हारे जोड़ का। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही मर्द की तलाश थी। शायद नसीब में तुम दोनों का मिलना यूं ही लिखा था। बस मेरी जान, मेरी तुमसे एक आखिरी इल्तिजा है। मेरा मान, मेरी इज़्ज़त बरकरार रखना। वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे बाबा ने कितना सही फ़ैसला किया था तुम्हारे लिए। शायद ऐसा नसीब, ऐसा बेहतरीन इंतखाब मैं कनाडा में सालों रहकर भी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ सकता जो शाज़म की सूरत तुम्हें मिला है। नया माहौल, नई जगह, नए लोग, थोड़ा मुश्किल होगा एडजस्ट करना, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम कर लोगी। बल्कि अच्छी बहू बनके सबके दिलों पर राज भी करोगी, है ना मेरी जान? मेरी दुआ है तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, मेरे फ़ैसले पर तुम्हें नाज हो और तुम शाज़म के साथ एक आइडियल लाइफ गुजारो। अलविदा का वक्त हुआ मेरी बच्ची, जाओ खुश रहो। वो उसे सीने से लगाए बहुत सी दुआएं और नसीहतें करते चले गए। अब क्या बचा था? कुछ कहने और सुनने को तो अब सब देखकर उसकी आंख से आंसू भी ना टपक सका और वो चेहरे पर घूंघट लिए वहाँ से चली गई, एक नई दुनिया में कदम रखने। ना जाने कितना लंबा सफ़र था, लेकिन जब वो हवेली पहुँचे तो रात की तारीख हर तरफ फैल चुकी थी। पूरी हवेली मेहमानों, रोशनियों, सजावट से घिरी थी। ढोल पर रिवायती गाने गाते उसका इस्तकबाल किया गया, लेकिन वो इन सब से चीज़ों का एहसासों से लाताल्लुक़ बनी। हवेली के बड़े से हॉल से होती कमरे का दर कमरों से एक बड़े से हॉल नुमा घर में पहुंचा दी गई। सर पर ओढ़ी चादर उसके घुटन में इजाफा कर रही थी। किन रस्मों से गुजरते वो किस से उसका तारुफ हुआ। इस हवेली के वो मुअज़्ज़िज़ खातून थी शायद, जो उसे आगे बढ़ कर सबसे मिलवा रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब उसे देखकर उसकी शान और उसकी खूबसूरती पर किस्से पड़ रहे थे। मुँह दिखाई की रस्म हुई और अल्लाह अल्लाह करके उसे कमरे में पहुँचाया गया। वो दुल्हन बनी थी, मगर दिल में ना कोई जज्बे थे, ना उमंगों। उसने कब किसी की संगत के ख्वाब देखे थे जिसे उसका हमराही बना दिया गया था। कमरे में आते ही उसने घूंघट उतार कर फेंक दिया था और इधर उधर नजरें दौड़ाईं। उसका ख्याल गलत साबित हुआ। कमरे की महंगी और शानदार चीज़ों की सजावट, रख रखाव, कमरे की मकीन की बेहतरीन शख्सियत और ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। खासकर शेल्फ में रखी बेहतरीन किताबें उसे हैरान कर गईं। ड्रेसिंग टेबल पर जाकर खड़ी होती वो एक एक चीज़ उतार कर फेंकने लगी। तभी वो अचानक अंदर आया था। बिलाशुबा वो एक पल को उसे देखता फ्रीज़ हुआ। ऐसा लगा था जैसे चांद ज़मीन पर उतर था, उसके कमरे में आ गया हो। गोरा रंग, लंबे आबशार से बाल, नाजुक सरापा। जब उसके मातम करने पर वो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते अपनी तरफ मुतवज्जह कर गया, वो तो हैरान ही रह गई। सिया शलवार कमीज़ पर ब्राउन शाल ओढ़े, 6 फीट से निकलता कद, मजबूत चौड़े शानों वाली जिसामत, मगरूर नैन नकुश, हल्की हल्की सी बेयर्ड, खूबसूरत बाल और ख़ास आँखें उसकी बहुत खूबसूरत थीं। उसे एक नज़र में अपना दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ। रोना धोना एक तरफ, वो बस उसे देखे गई। जब वो कुछ बातें करता उसे ऐसे इग्नोर करता, वहाँ से चला गया जैसे उसे कोई अहमियत ही नहीं। पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शरीफ इंसान। उसके पापा के अल्फाज उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने लगे। उसका शिद्दत से दिल किया काश वो यहाँ आई ही ना होती। दिल वो उस खूब को खुद को कोसती वो आगे बढ़ती, अपने कपड़ों में से एक आरामदार ड्रेस निकालती, वहीं काउच पर लेट गई। फजर की अजानों के करीब शाज़म की आंख खुली तो बेख्तियार उसकी नज़र सामने सोफे पर लेटी उस हूर पर पड़ी जो जन्नत से उतरती गलती से उसके घर चली आई थी।
बड़ी बड़ी आंखें इस वक्त बंद थीं। तभी वो आहिस्ता से उठकर उसके करीब आता, गहराई से उसका जायज़ा लेने लगा। छोटी सी शर्ट, ढीला ट्राउज़र, खुले बाल, चमकती गोरी रंगत। शाजिम एक गहरी सांस लेता आगे बढ़ गया था। वो एक मजबूत किरदार और एहसाब का मालिक था। नहीं तो वो जितनी खूबसूरत थी, कोई और मर्द होता तो कब का सब भूल भाल कर अपना हक ले चुका होता। नमाज पढ़ने और एक्सरसाइज करने के बाद जब वो 2 घंटे बाद अपने कमरे में आया तो उसे सोफे पर जागता और ख़राब मूड से बैठा देखकर आंखें गोल घुमाता बोला था, आप इन कपड़ों में कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये आपका कनाडा नहीं, मेरा गाँव है, जहाँ शर्म व हया को मद्देनज़र रखते कपड़ों का इंतखाब किया जाता है। आप कोई और कपड़े पहन लें इससे पहले कि कोई अंदर आए। मैं किसी की पसंद से कपड़े पहनना तक पसंद नहीं करती, फिर तो ये कपड़े किसी के नाम पर लिए गए हैं। मेरे पास मेरे यही कपड़े हैं। एक नज़र खफगी के लिए वो उसे देखती बोली थी। दिल अंदर कहीं उस शख्स को देख धड़कने लगा था, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। शाजिम को उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी। ये पहला मरहला था जब उनकी बराह रास्त बात हो रही थी। खैर, ये मत भूलें कि आज आप जिस इंसान के हुकूक महफूज किए बैठी हैं, वो भी कल किसी और का ही था। अगर वो भागी ना होती तो आपकी जगह आज वो यहाँ बैठी होती। उसकी हालत और ज़िद पर मजाक उड़ाता वो मुस्कुरा दिया। इरहा के तो तन मन में आग ही लग गई थी। वैसे तो काफ़ी पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। इंसान और चीज़ों में जैसे आपको फ़र्क ही नहीं करना आता। चीज़ें हज़ारों और मुख्तलिफ़ रंगों में इस्तेमाल के लिए मिल ही जाती हैं पैसों से, लेकिन इंसान सिर्फ एक ही होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो वो आपके नसीब में ही नहीं थी, इसीलिए ऐन वक्त पर भाग गई। और मुझे देखें, 7 समंदर पार मुझे मेरी किस्मत यहाँ खींच लाई, क्योंकि आप मेरे नसीब में लिखे थे, जिसे कोई नहीं छीन सका। फिर आप कैसे खुद को किसी और का कह रहे हैं? खुद को किसी और का कहने पर इरहा को ये बात दिल पर लगी थी। शाजिम की आंखें फैल गईं। फिर कुछ सोचते उसने अर्जेंट में उसके लिए फलवक्त एक अदद जोड़े का इंतज़ाम किया। जोड़ा इतना कोई ख़ास ना था, लेकिन इरहा थी ही ऐसी कि आम सी चीज़ भी उस पर ख़ास लगने लगती थी। मुश्किल से सर पर दुपट्टा संभालती वो सबसे मुस्कुराकर मिली थी, लेकिन नज़रें बार बार भटकती उस दुश्मन जहाँ पर थीं जो संजीदा चेहरा लिए टांग पर टांग जमाए बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था। मुकम्मल मर्दाना वजाहत का सबूत, मजबूत शख्सियत और ख़ूबसूरत चेहरा, ऐसा पहली बार कोई ज़िंदगी में आता बुरी तरह उसके हवासों पर छाया था। अगले दिन वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ। उसकी ज़रूरत की हर एक चीज़ शाजिम ने उसकी पसंद से ऑनलाइन घर बैठे मंगवाई थी। हर तरफ जश्न का समा था। उसके पापा और बाकी सब भी उससे मिलते उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे, जिसे नूर बदकिस्मती से ठुकरा गई थी। उसके बाबा ने बताया कि उसकी मॉम उसके बाबा और इरहा से सख्त नाराज़ हैं। अपने शौहर से नाराज़ होने का तो जवाज़ समझ आता है, लेकिन इरहा से नाराज़गी उसकी खामोशी की वजह से थी, जिस पर उसने बिला किसी चूँ चरा के निकाह की हामी भरी थी। इन 2 दिनों में वो अपने ससुराल के बारे में थोड़ा बहुत जान गई थी। वैसे भी ससुराल में था ही कौन? बूढ़ी दादी, शाजिम की छोटी बहन गुलफिशा, जिससे इरहा ही अलबत्ता 1 साल छोटी, या और कुछ नौकर वगैरह सहन से वो घुल मिल गई थी जिनसे वो घुल मिल गई थी। वो सब सादा दिल, मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो इरहा की सोच से बढ़कर उससे मोहब्बत करते, हर वक्त उसका ख्याल रखते। वलीमे की रात के बाद उसे उसका सामना फिर शाजिम से ना हुआ। शायद वो शहर चला गया था ज़रूरी काम से, और साथ इरहा का दिल भी ले जाता, उदासियाँ उसे दे गया था। बेटा, क्या तुम्हारी शाजिम से कोई बात नहीं हुई? नई नवेली इतनी प्यारी दुल्हन को छोड़कर शहर जा बैठा है। वो जो ख्यालों में गुम बैठी थी, खानम की आवाज़ सुनती चौंकी थी। खानम भरजाई के पास लाला का नंबर नहीं है, मैं इन्हें अपना मोबाइल से नंबर देती हूँ। गुलफशा जल्दी से बोलती हुई मुस्कुराकर उसे अपना मोबाइल पकड़ा गई। बीच में नीचे आ रही थी, लेकिन दिल था कि आवाज़ सुनने को हुमक रहा था। 4 उसके मोबाइल से नंबर लेती वो अपने मोबाइल में हरजाई के नाम से सेव कर गई, और फिर खानम के इसरार पर उसे कॉल करनी ही पड़ी। जी, मैं इरहा बात कर रही हूँ। आप घर कब आएंगे? ये मैं नहीं, खानम पूछ रही हैं। सलाम के बाद उसने फ़ौरन ही अपना मुद्दा बयान किया, साथ ये भी कि कोई खुशफहमी ना रहे उसके कमज़ोर ज़ाहिर होने की। शाज़म पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला था, खानम से कहती कि खुद ही फ़िक्र ज़ाहिर कर लें, बिला वजह आपकी नाजुक तबीयत पर इतना बोझ क्यों डाला? उसके तन से भरी बात पर इरहा का चेहरा पल में लाल हुआ। बेटा, क्या कह रहा है शाजिम, कब आएगा? वो जो साकत बैठी थी खानम की आवाज़ पर होश में आई। उनसे कहो मैं जल्दी आ जाऊंगा, कुछ ज़रूरी काम निपटानी है। मेरी फ़िक्र मत करें, और आइंदा मुझे कॉल करके अपने नाजुक हाथों पर जुल्म ढाने की ज़रूरत नहीं। उप्स, बोर्ड बंदे। सामने से शायद उसने सुन लिया था, तभी संजीदगी से जवाब देता खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी।
खानम उसके जवाब के मुंतज़िर थी। वो कह रहे हैं जल्दी आ जाएंगे, उसने नॉर्मल लहजे में कहा। चलो अच्छा है, अब देखना कैसे अपनी खूबसूरत सी नई नवेली दुल्हन की आवाज़ सुनकर भागा चला आएगा। खानम मुस्कुराते हुए बोली थी और उठकर चली गई, जबकि इरहा मुस्कुरा भी न सकी। गुलफिशा उसका एहसास से आरी चेहरा देखती पास आई। आपको पता है परजाई, जब हमें नूर के बारे में पता चला कि लाला ने फ़ोन पर बताया, क्योंकि खानम की तबीयत की नासाजगी की वजह से वो दूर का सफ़र नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से हम बारात में शामिल ना हो सकते, तभी हमें आपके और लाला की जल्दबाजी के इस निकाह पर बहुत दुख हुआ। बहुत सी फिक्रे और अंदेशे सताने लगे कि कहीं जल्दबाजी में लाला ने गलत फैसला, गलत इंतखाब तो नहीं कर लिया, क्योंकि आप इस मुल्क की नहीं बल्कि एक अलग ही मुल्क की तरबियत याफ्ता और आज़ाद ख्याल लड़की थी जो पहली बार यहाँ आई। पता नहीं कैसे इस माहौल में रहती, हम सबको समझ पाएंगी या नहीं, लेकिन इन चंद दिनों में ही हम सबको अंदाजे गलत साबित हुए थे। आप तो बहुत अच्छी निकली। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि नूर के इस अक़दाम से हमें इतनी खूबसूरत और रश करने वाली परजाई मैसर आई। मेरे शहजादे जैसे खूबसूरत दिल के मालिक लाला को आप जैसी नाजुक अंदाम हसीन बीवी ही रिजर्व करती थी। गुल की बातें इरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। आप परेशान मत हो, लाला का दिल बहुत ही खूबसूरत है, वो कभी आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शादी की पहली ही रात तुम्हारे लाला मुझे अच्छे से बावर करवा गए हैं कि मैं क्या हूँ उनके लिए। जुल्म मेरे साथ हुआ, शौहर से पहली ही नज़र में मोहब्बत कर बैठी, ऊपर से मुझे ये सुनने को मिला कि मैं चाहूँ तो आज़ादी के ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पूछे आज़ादी ही लेनी होती तो निकाह क्यों करती, उसने कलस कर दिल में सोचा था। अगले दिन खिड़की से छन कर आती सूरज की हल्की रोशनी से उसकी आँख खुली। जब उसने मुंदली आँखों से सामने देखा जहाँ वो सोफे पर बैठे बैठे सो रहा था, इरहा हैरान होती जल्दी से उठी। शायद वो रात में आ चुका था और उसे मज़े से उसके बेड पर विराजमान देखकर सख्त थकन की वजह से ना चाहते हुए भी सोफे पर लेट गया। वो जल्दी से उठती उसके करीब आई। यूँ महसूस हुआ जैसे चांद ने बादलों का पीछे से अपनी झलक दिखाई हो। टी शर्ट से झलकते कसरती बाजू, गंदमी रंग की पलके, माथे पर बिखरे घने बाल, नक्श बहुत ही हसीन थे। बिलाशुबा वो खूबसूरत मर्दों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर आता था। उसका दिल किया वो उसे हाथ बढ़ाकर छुए, लेकिन छूने के लिए कुर्बत की नहीं, जुर्रत की ज़रूरत होती है, जो उसके पास बिल्कुल नहीं थी। उसे हट्टे कट्टे वजूद को बुरी तरह काउच पर सोता देखकर उसे बहुत बुरा लगा। शायद वो अभी अभी एक्सरसाइज करके आया था। जूतों पर लगी हल्की मिट्टी इस बात की गवाह थी। क्या था अगर इतने बड़े बेड पर एक तरफ होकर सो जाता तो मैं कौन सा उससे कुछ कह रही थी। गुस्से से कहती वो उसे जगाने की लगी ताकि वो ठीक से बेड पर सो सके। शाजिम उठे। उसका हाथ अभी उसके कंधे से टच ही हुआ था कि वो जब शाजिम गहरी नींद से जागता बेख्याली में उसकी कलाई दबोचते उसे अपनी तरफ खींच गया। अगले ही पल वो उसकी मजबूत पनाहों में थी। क्या चाहती हो, क्यों खुद को आग में झुलसाने पर तुली हुई हो। उसका हलक खुश्क हो गया था। फटी आंखों से वो शाजिम के जाजिब नकुश को देखने लगी। उसके इतने करीब थी कि उसकी नाक इरहा की नाक से टच हो रही थी। वो क्या वो? मैं आपको जगाने आई थी, वो हकलाई थी। आप काँप क्यों रही हैं, डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। उसके जवाब पर शाजिम की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा तो फिर जाएं और मेरे लिए यही नाश्ता ले आएँ। उसकी हालत पर रहम खाता वो बोला। कुछ देर तक वो फिर भी अपनी जगह से ना हिली तो शाजिम ने सवाली नज़रों से उसे देखा था। जब वो उसकी आंखों में देखती फिर पीछे पलटकर उसकी तरफ देखने लगी, जहाँ शाजिम अब भी उसके नाजुक वजूद के गिर्द मजबूत हाथ बांधे और दूसरे हाथ से उसकी नाजुक कलाई गिरफ्त में लिए बैठा था। वो जल्दी से हाथ पीछे करता सीधा हुआ। इरहा जल्दी से खड़ी होती तेज़ी से बाहर निकल गई। अपनी मशहूर कुन खुशबू उसकी सांसें उसके अंग अंग पर बिखेर गई। कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में जकड़ा शाजिम खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करता उठा था और फ्रेश होने चल दिया। चेहरे पर धीमी सी मुस्कान और गुलाबियाँ लिए वो किचन में आई और उसके लिए अपने हाथ से नाश्ता तैयार करने लगी। उसे शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। अपनी माँ की तरह आए दिन न्यू डिशेज़ वो अपने पापा को खिलाती थी। अब भी वो उसके लिए चीज़ ऑमलेट शहद से तैयार करती, पैनकेक और चीज़ ही टोस्ट लिए जा रही थी। जब गुल हैरान होती बोली थी, परजाई ये क्या है? ये हेल्दी नाश्ता है, कनाडा में सब यही खाते हैं, तुम भी खाओ, बहुत मज़ा आएगा। वो बच्चों की तरह खुशी से कहती आगे बढ़ गई थी। जब गुल मुंह पर हाथ रखती शर्मा गई। वो नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में आई तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ट्रे टेबल पर रखती वो जैसी जाने की हुई उसे ख्याल आया कि शाजिम के कपड़े ही निकाल दे। वो उसके कपड़े निकाल कर सोफे पर रखती जैसे जाने लगी मुड़ी, तभी शाजिम तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर निकला। उसके कसरती भीगा जिस्म नुमाया था, गीले बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। मर्दाना वजाहत से भरपूर इंसान उसके सामने था। उसने नज़रें चुराई। आपका नाश्ता, टेबल की तरफ इशारा करती वो जाने लगी जब शाजिम अचानक उसके सामने आ गया।
इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मेरी गैर मौजूदगी में तो बड़े धड़ल्ले से यहाँ रहती हो, अपनी मर्जी चलाती हो। उसे नाश्ते की ट्रे देखते चोट की थी। और इन कपड़ों को किसकी इजाज़त से हाथ लगाए हैं? देखें, आप मुझे बिला वजह तंग कर रहे हैं। ये और जितना घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। हज़ारों लोगों की मौजूदगी में आप मुझसे निकाह करके लाए हैं यहाँ। मैं भागकर नहीं आई हूँ जो इस तरह से बेरुखी दिखाकर मुझे टीज़ करते हैं। बीवी हूँ मैं आपकी और आप मेरे शौहर हैं। दुबदू जवाब देती वो उसकी आंखों में देखती बोली थी, लेकिन अगले ही पल वो इन आंखों की ताप ना लाते नजर झुका गई। इस पल वो सादगी में भी इतनी हसीन लग रही थी कि शाजिम के दिल किया आगे बढ़कर तमाम फासले समेट ले, जब वो खामोशी से उसके सामने बराबर से गुजरती चली गई। शाजिम ने नाश्ते की ट्रे को बेयकीनी से देखा था, जो बनाने वाले के मोहब्बत और चाहत का सबूत दे रहे थे। वो बहुत उदास सी हवेली के बाहर लगे घने दरख्तों में से एक के नीचे बैठी थी। क्या वो ऐसे ही उसकी मोहब्बत को पाने की चाहत में सारी ज़िंदगी से सकती रहेगी? क्या वो कभी उसकी मोहब्बत को बिन कहे कभी जान ही नहीं पाएगा? आखिर कब तक वो इस अनदेखी आग में जलती रहेगी? लातादाद सोचे थी, तभी खानिम वहाँ चली आई। क्या बात है बेटा, उदास हो? तुम्हारे और शाजिम के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? खानम उसके चेहरे पर छाई तहरीर पड़ती बोली थी, जब उसकी आंख से टपकने वाले आंसू उसके सारे सवालों के जवाब दे गया। ना मेरी शहजादी बेटी, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिन्हें प्यार मोहब्बत से संभाला जा सकता है। शौहर को अपने हुस्न और मोहब्बत के पल्लू से बांधना सीखो। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है, उनके बीच कोई शर्म कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर वो नाराज़ है तो तुम आगे बढ़कर उससे प्यार से मना लो। शाजिम ने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं और उन दुखों की जिम्मेदार सिर्फ औरतें ही रही हैं। वो तो ये शादी भी नहीं करना चाहता था, जो अगर मैं उससे कसम ना देती। वो शादी और औरत ज़ात से बहुत नाराज़ है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उसकी माँ उसे और गुल को छोड़कर किसी और मर्द के साथ भाग गई थी। उसका बाबा ये दुख बर्दाश्त न कर सका और हमें छोड़कर चला गया। मैंने उन दोनों बच्चों को कैसे संभाला है ये मैं और मेरा रवि जानता है। छोटी सी उम्र में उसने अपने बाप की जगह सरदारी संभाली और पूरे गांव को संभाला, और फिर जब उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी, वो मेरी कसम के सामने मजबूर होकर एक औरत पर यकीन करने जा रहा था, तो उस औरत ने फिर उसे धोखा दिया। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरी बच्ची, लेकिन मुझे यकीन है तुम उसे अपनी मोहब्बत से भर दोगी, उसकी बदगुमानी दूर कर दोगी, उसकी तन्हाई को कहकशाओं में तब्दील कर दोगी। खानम उसका हाथ थामे प्यार से उसे समझा रही थी और वो आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। इसका मतलब वो इस वजह से उसके करीब नहीं जाता था कि उसे लगता था कि वो उसे छोड़कर जाएगी, इस तरह जैसे बाकी दो औरतें गई हैं। वो समझ गई इन कड़वी कसीली बातों और गैरत के पीछे उसका डर। वो माजी से खौफजदा है, तब उसे अपने दिल को मजबूत करते एक खौल में मुकीद कर लिया था। उसकी शादी की रात वाली वो तमाम बातें याद आईं जो शाजिम ने उससे कही थी। खानम, आप फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें बताऊंगी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। उसके मुंह से भी इख्तियार निकला था, जिस पर वो उसका माथा चूम गई थी। इरहा दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आई तो देखा शाजिम लैपटॉप खोले कोई काम करने के साथ सिगरेट के कश ले रहा था। इरहा पर अचानक ही चीखों की बरसात शुरू हो गई। तभी वो गैलरी में चली गई। शाजिम सिगरेट उंगलियों में दबाए परेशान सा उसके पीछे चला आया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कहीं सर्दी तो नहीं लग गई है? यहाँ के बदलते मौसम का अभी तुम आदी नहीं होना, वो उसके बालों को पीछे करते हुए बोला था। वो ये इरहा अभी कुछ कहती कि उसे फिर छींक आ गई थी। उसकी नाक लाल हो चुकी थी, जिससे वो पहले से भी ज़्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ। वो मुड़कर जाने लगा, तभी इरहा ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियों के बीच से भी सिगरेट निकालकर बालकनी से बाहर फेंक दी। आर यू मैड? ये क्या किया? इरहा के हाथ की मुलायमियत महसूस करने के बावजूद वो उस पर नाराज़ होने लगा था। वो मुझे स्मोकिंग से एलर्जी है, आछू। वो हैरत से उसे देखने लगा, फिर उसे खड़ा करता उसका हाथ मजबूती से थामे बेड पर ले आया और साथ ही पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। हद होती है, तो मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? चीखों से दोहरी होती इरहा को देखकर उसने कहा था, और इरहा का जिसे न शाजिम ने छोड़ा न इरहा ने छुड़ाने की कोशिश की। आपने इससे पहले कब अपनी तवज्जो मुझ पर इनायत की या मुझसे बात करना ज़रूरी समझा? गिलास लबों से लगाती वो मासूम अंदाज में शिकवा कर बैठी थी। बेइख्तियार शाजिम के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। उसने उठकर रूम फ्रेशनर स्प्रे किया ताकि स्मोकिंग की नाखुशगवार बू ज़ाइल हो जाए। मेरे लिए इतना करने के लिए थैंक्स। उसकी तबीयत कदीले संभली तो उसने शाजिम को मशकूर नज़रों से देखते हुए कहा था। एक अजनबी सी खुशी थी जो उसकी ज़रा सी तवज्जो पाते ही फूट पड़ी थी। कोई उम्मीद मत रखना, ये सब मैंने इसीलिए किया है कि तुम यहाँ की नहीं हो और सुना है कि काफ़ी नाजो अंदाज में पली हो। तुम्हारा ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, नहीं तो तुम्हारे वालिदैन को हम क्या जवाब देंगे कि उनकी शहजादी सी बेटी को किन नाकदरों के हवाले कर दिया। उसने फ़ौरन ही इरहा की खुशबू से खुशियों पर पानी फेरते हुए कहा था, नफ़रत के मरहम के सिवा क्या कुछ नहीं आपके पास मुझे देने को? आखिर को वो ज़िद हो गई थी। आखिर चाहती क्या हो? मसला क्या है तुम्हारा?
इरहा के शिकवे पर वो गुस्से से सुर्ख हो गया था। मेरा मसला आप हैं। ऐसी कौन सी जंग है जिसका खुद से लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है? वो भी तेज़ जवाब देती बोली थी, अपनी भोली सूरत और अच्छी सीरत का जादू तुम सिर्फ खानम और गुल पर ही चला सकती हो। मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं होने वाला। मैं अच्छे से जानता हूँ जल्द या देर तुम इस घर को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली जाओगी। इसीलिए ये मोहब्बत का ड्रामा करना बंद करो, दूर रहो हमसे। वो गुस्सैले तेवर लिए उसके जानिब देखते हुए बोला था, प्लीज़ बस कर दें ये फिजूल के अंदाजे लगाना। मैं तंग आ चुकी हूँ झूठे दिखावे की ज़िंदगी जीते जीते। आपकी बदगुमानी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे सब चेहरे एक जैसे नहीं होते, इसी तरह इंसानों में भी फ़र्क होता है। हर इंसान की बनावट, खसलत, पसंद, अंदाज, हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और इरहा शाजिम असफंदियार खान का मुआजना दूसरी कमज़र्फ औरतों से लगाना बंद करें। किसी और के जुर्म की सज़ा मज़ीद इरहा नहीं काटेगी। इरहा जारहाना अंदाज में उसका कॉलर पकड़े फूट फूट कर रो दी थी। अच्छा, सज़ा तो तुम सज़ा काट रही हो, यहाँ तंग आ चुकी हो। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इससे पहले कि तुम खुद फरार हो, मैं खुद तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में पहुँचाने का। शाजिम ने उसके दोनों बाजुओं को गुस्से से पकड़ते हुए सब फाकी से कहा और अगले ही पल ज़ोर से उसे बेड पर धक्का देता वॉशरूम में चला गया। इस अचानक आफताब पर इरहा गुमसुम सी रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे जिन्हें वो दुख से साफ कर गई। शादी को 2 माह होने को आए, लेकिन वो अब भी दूर एक दूसरे से अजनबी बने खड़े थे। इरहा चाह कर भी फासले कम नहीं कर पा रही थी। वो जितनी कोशिश करती शाजिम उतना ही उसे दूर चला जाता। उनके बीच रिवायती मियाँ बीवी वाला रिश्ता था ही नहीं। वो अक्सर कनाडा अपनी माँ से जब बात करती वो यही कहती कि सब छोड़कर वापस आ जाओ। उसका दिल शाजिम की बेरुखी से दिल बर्दाश्ता होता तो वो यही सोचती कि लानत भेजकर वापस चली जाए, लेकिन फिर अपनी मोहब्बत से हारती। वो बेबसी से रो देती कि वो इस संगदिल मर्द से मोहब्बत करती थी और हद से ज़्यादा करती थी। अगली सुबह वो अपने मिजाज के खिलाफ 7 बजे उठी, क्योंकि शाजिम जल्दी नाश्ता करने का आदी था। उसकी खातिर वो ख़ुद को इस हद तक बदल गई थी कि अपनी पसंद, मिजाज, आदत, हत्ता कि ख़ुद को भी भूल गई थी। वो जल्दी से उठी तो देखा शाजिम अब भी सो रहा था। वो कभी देर तक सोया नहीं करता था। उसे शक हुआ, आगे बढ़कर देखा तो उसे तेज़ बुखार हो रहा था। वो भागकर नीचे आती, खानिम को बताया। जब कुछ ही देर में डॉक्टर आता, उसका चेकअप करवाता और दवाई देकर चला गया। बेटा, इस रात से बुखार था। उसने तो नहीं बताया, लेकिन तुम ही कम से कम हमें बता देती तो रात को ही दवाई ले लेता। खानम की बातों पर शर्मिंदा हो गई थी। उन्हें क्या बताती कि उनका लाडला पोता उसे अपने करीब भी भटकने नहीं देता। वो आहिस्ता से कमरे में आई तो देखा बुखार की वजह से वो नीम बेहोश था। गंदमी रंग, अनाबी होठ बुखार से जर्द थे, बिखरे बाल, गहरे आईब्रो, मुड़ी हुई पलकें। वो शख्स जो उसका नसीब था, मर्दानगी का मुंह बोलता सबूत था। काश वो उसे दिल से अपनाता, उसकी मोहब्बत पर ईमान लाता। उसकी आंखें तेज़ी से भीगी जब वो चलती उसके करीब बैठ गई। उसे टूट कर प्यार आया। अपने दिल के हाथों मजबूर होती, वो उसके करीब होती, उस पर अपने नरम प्यार से लब उसकी जलती पेशानी पर रख दिए थे। जब वो मासूम बच्चे की तरह कसमसाया। इरहा पीछे हट गई। इरहा, मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगा। मेरे पास रहो, मुझे छोड़ना मत। वो नीम बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। इरहा घबरा गई। पहली बार उसके होठों से इरहा का नाम पुकारा था। मैं यही हूँ आपके पास, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी शाजिम, कभी नहीं। वो झुककर आहिस्ता से बोली, जिस पर शाजिम पुरसुकून सा हो गया। कुछ देर उसे देखने के बाद वो आहिस्ता से अपना हाथ उसके सीने से हटाने लगी। तभी शाजिम ने उसका हाथ जकड़ लिया। उसे लगा वो जाग रहा है। इरहा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, लेकिन वो बेहोशी में ही था। 2 दिन बाद जाकर उसकी तबीयत बेहतर हुई। आज गुल के ससुराल शादी की डेट फिक्स करने आने वाले थे और इरहा ने हर चीज़ की तैयारी अपनी निगरानी में करवाई थी। वो सुबह से मसरूफ़ थी, कभी मुलाजिम को किसी काम की हिदायत देती तो कभी किसी चीज़ की। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो कनाडा जैसे आज़ाद मुल्क से आई है। शाजिम की नज़रें सिर्फ उसी का तवाफ़ कर रही थीं। इरहा बेटा, काम तो होते रहेंगे, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, और हाँ, अच्छे से तैयार होना, तुम इस घर की बहू और एक सरदार की बीवी हो। खानिम ने उसे ख़ास हिदायत दी। जब इरहा की नज़रें शाजिम से मिली, बिल्कुल सही कह रही हैं खानम, आप जब से शादी हुई है हमने उन्हें एक बार भी दुल्हनों की तरह सजते संवरते नहीं देखा। माना कि आप हसीन हैं, किसी तैयारी की आपको ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी आज तो आपको बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की तरह सज धज कर तैयार होने पड़ेगा। गुल इल्तिजा करती बोली थी, जिस पर इरहा उदासी से मुस्कुरा दी। अब वो क्या कहती, वो हट जाए तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। आखिर तैयार होती भी तो किसके लिए? दुनिया जहान की खूबसूरती उसमें समाई थी, आखिर किस काम की थी उसकी ये खूबसूरती?
शाजिम तैयार होकर मेहमानों के इंतज़ाम के लिए नीचे आ गया। जब इरहा तैयार होने लगी, अब तो मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं था। तभी शाजिम गुस्से से भरा ऊपर आया, लेकिन सामने ही पहली नज़र उस पर डालता वो मबूत रह गया। वो आज इतनी हसीन लग रही थी कि उसे यकीन करना मुश्किल हो गया कि वो उसकी है। पैरों तक छूती सियाह रंग की फ्रॉक, जिसमें उसका गोरा रंग दमक रहा था, लंबे खुले बाल, लाइट सा मेकअप, कानों में झुमके, हाथों में खनकती चूड़ियाँ और पूरे कमरे में फैलती उसकी मखसूस गुलाब सी खुशबू जो शाजिम के हवासों पर छाने लगी थी। उसका गुस्सा पल में छूमंतर हुआ। इरहा की शाजिम की तरफ पीठ थी। वो उसकी मौजूदगी से लाइल्म लंबे बालों एक तरफ किए पीछे की जिप बंद करने की कोशिश में हलकान थी। तभी उसके कदम बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़े। वो खामोशी से उसकी तरफ आता उसकी बैक जिप बंद करने लगा। इरहा घबराती जल्दी से मुड़ी, लेकिन वो पहले ही अपना काम कर चुका था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई थी और कितने ही पल खामोशी से सरक गए। हसीन आंखों में इस वक्त क्या कुछ नहीं था। शाजिम के लिए हज़न व मलाल, अफसरदगी, शिकवा, उसकी आंखें पल में भीगी थीं। जब वो साइड से होती जाने लगी, तभी शाजिम ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा था। अगले ही लम्हे वो उसके सीने से लगी। हैरान कुन ज़दा सी उसका नाजुक हाथ शाजिम के सीने पर था। आज आप खूबसूरत लग रही हैं। इतना कहता वो आहिस्ता से उससे दूर होता चला गया। आज उसे एतराफ़ करना ही पड़ा कि वो वाकई सराहने और चाहे जाने के काबिल है। लेकिन इरहा की जान तो जैसे पैरों से निकल गई थी। वो कितने पल यूं ही खड़ी उसकी तारीफ़ तो कभी उसकी धड़कनों को अपनी हथेलियों के नीचे महसूस करती रही। सब कुछ खुश उसलूबी से तय पा गया था। 3 माह बाद शादी की तारीख लगी गई थी। आज सबकी आंखें में उसके लिए सताइश और तारीफ़ें थीं। पता नहीं क्यों अपनी तबीयत में खुशी के साथ बहुत थकान भी महसूस कर रही थी। तभी मेहमानों के जाते ही वो कमरे में आ गई। उसने देखा कमरा अंधेरे में डूबा था। बस एक हल्की सी रोशनी साइड लैंप से आती, जिसमें शाजिम का वजूद नज़र आ रहा था। शायद वो सो चुका था। इससे पहले वो ड्रेस चेंज करने वॉशरूम में जाती, जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। साथ तेज़ बारिश की सूरत बदल गई थी और वो बेइख्तियार ही बालकनी में चली आई। बारिश ने जैसे ही उसके सूखे बदन को भिगोया, एक अजीब सा पुरलुत्फ़ सा एहसास उसकी रूह पर उतर गया था। सावन की महक, बारिश की फुहार, ऊपर से सियाह रात, मौसम की इस सहर अंगेज में खोई सबसे बेपरवाह वो बस भीग रही थी। तभी कोई बहुत खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा होता, होठों पर मुस्कुराहट सजाए टिकटिकी बांधे उसे देखने लगा। काफ़ी देर भीगने के बाद वो जैसे जाने को मुड़ी तो उसे वहाँ खड़ा देखकर चौंक गई। लगता है तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, वो उससे मुखातिब था। इरहा बिना कोई जवाब दिए वहाँ उसके बराबर से गुजर रही। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वो उसकी कलाई पकड़े बोला था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा हाथ छोड़ें। हल्की सी मज़ाहमत करती वो नाराज़गी से बोलती। शाजिम ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचा था, जिससे वो सच से बेइख्तियार उसके जिस्म से अटक रही। कुछ बालों की लटें उसके भीगे चेहरे पर आ चुकी थीं। उसने गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर दिए थे। आखिर वो शख्स उससे चाहता क्या था? क्यों बार बार उसके करीब आकर फिर दूर जाता? उसकी मोहब्बत और बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। शाजिम ने बहुत प्यार से उसके चेहरे से इन भीगी लटों को हटाया था। उसके भीगे कपड़े उसके सूखे जिस्म को राहत तस्कीन दे रहे थे। वो उसकी खूबसूरती आंखों में खो गया था और फिर वो हुआ जिसका गुमान इरहा के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। शाजिम आहिस्ता से झुकता, उसके होठों पर से अपने होठ रख गया। शादी के 2 माह बाद आज वो मेहरबान हुआ था, तो इरहा ने भी उसे नहीं रोका। वो तो कब उसकी मोहब्बत की प्यास में जल रही थी। इरहा शिद्दत से अपनी आंखें बंद करती, उसके लबों का लम्स महसूस करती। उसकी शर्ट मुट्ठियों में भीज गई थी। इसकी कुर्बत का नशा ऐसा चढ़ा कि वो इस जालिम का दिया हर दुख भूलती, जैसे दीवानी होने लगी थी। उसके होठों को आज़ादी देता। अब वो उसके गर्दन पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर पूरा काबिज हुआ था। तपती हुई सांसों की गर्माहट उसे पिघलाने लगी। वो उस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था कि वो मज़ाहमत में भी ना कर सकी। लम्हा लम्हा गुजरती रात उसके जुनून को पागलपन में बदल रही थी और वो मोमी गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती, खुद को उसके रहमो करम पर छोड़कर बेडशीट को मुट्ठियों में भींचकर फ़िज़ा में मोहब्बत का नशा घोलने लगी, क्योंकि मोहब्बत की मेहरबान देवी ने दोनों को अपने आगोश में भर लिया था। रात भर शाजिम की सरगोशियाँ उसके मोहब्बत का एहसास दिलाना। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा भी होता है, लेकिन एहसास बहुत हसीन था। ज़िंदगी एक ही रात में खूबसूरत रंगों से भरकर महसूस होने लगी थी। एक नज़र अपने पहलू में बिना शर्ट के सोए अपने शाजिम को देखकर मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल कनाडा से आ रही थी, जिस पर पता चला कि उसके पापा की अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल एडमिट करवाया गया है। खबर सुनना था कि उसका दिल उदास हो गया।
वो इस वक्त सिर्फ अपने पापा के पास जाना चाहती थी। इस पल सिर्फ वही उदास नहीं थी बल्कि शाजिम से उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसने पल में उसे कनाडा भेजने का फैसला करते उसकी टिकट बुक करवा दी और वो कनाडा आ गई। इस पर जाने से सबसे ज़्यादा उदास शाजिम था। कुछ दिनों बाद मुबश्शिर साहब की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी जिससे वो घर आ गए। इरहा भी सबसे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे भी शाजिम की बहुत याद सताती थी। वो जल्दी से जल्द अपने घर पाकिस्तान अपने शाजिम के पास जाना चाहती थी। उसकी माँ ने बहुत कहा कि वो वापस ना जाए, लेकिन वो एक ना मानी। साफ कह दिया कि वो उससे मोहब्बत करती है और आज या कल में वो वापस चली जाएगी। जिस पर सायरा भी थक कर चुप हो गई थी। अगले दिन उसने जाने की तैयारी पकड़ ली। जहाँ वो पल भर कर जवान हुई थी वहाँ आज कुछ ही दिनों में उकताहट महसूस करने लगी। माँ बाप के लाख रोकने पर भी वो ना रुकी और सीधा पाकिस्तान चली आई। मुबश्शिर साहब थोड़ा हैरान भी थे और खुश भी कि उनकी बेटी इस शादी को कबूल कर चुकी है। दूसरी जानिब शाजिम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी बढ़ती बेचैनी, बेकरारी, उदासी गुल और खानम से छुपी ना रह सकी। आते जाते वो हर वक्त उसे इरहा के नाम से छेड़ते जिससे वो मुस्कुरा देता। उसके बगैर घर काट खाने को दौड़ रहा था। उस एतराफ़ करना ही पड़ा कि वक्त के साथ इरहा की मोहब्बत कितनी शिद्दत से उसे उसके वजूद में पंजे गाड़ चुकी थी। बस वही इस बात से नज़रें चुरा रहा था, लेकिन अब नहीं। वो अब उसके आने के बाद अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करके रहेगा और एक पल को भी अब मज़ीद उसे खुद से दूर नहीं करेगा। बेडरूम में आते ही इरहा उसे शिद्दत से याद आने लगती थी। उसकी यादों से भागने के लिए वो हर वक्त घर से बाहर खुद को मसरूफ़ रखता। इरहा जब घर पहुंची, खानम और गुल अचानक उसे देखकर हैरान होती खुश हो गई। लेकिन जिसके लिए वो 7 समुंदर पार भागी आई थी वो इस वक्त यहाँ था ही नहीं, बल्कि शहर गया था और रात तक उसकी वापसी थी। वो उदास होती कमरे में चली आई थी तो हैरान रह गई। रूम जैसे था वैसे ही था। उसकी एक एक चीज़ तरबियत से अपनी जगह रखी थी। इरहा मुस्कुरा दी। लगता है मुझे किसी ने बहुत मिस किया है, खुद से कहती। वो कपड़े लेकर फ्रेश होने चल दी। अच्छे से नींद पूरी करने के बाद उसने शाजिम की पसंद का मज़ेदार खाना तैयार किया। तभी उसे ज़ोरदार चक्कर से आए। उससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती, गुल ने फुर्ती से आते उसे संभाला था। पर जाई, क्या हो गया है? खानम खानम, वो परेशान होती अब आवाज़ें लगा रही थी और खानम भागी चली आई थी। उसे कमरे में लाते भागम भाग डॉक्टरनी को बुलाया। अगले कुछ मिनटों में मिलने वाली खुशी खबरी ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया था। वो माँ बनने वाली थी। खानम उसे दवाई देती उन्हें थक रही थी दुआएं देती नहीं थक रही थी। गुल का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब बस उसे शाजिम की वापसी का शिद्दत से इंतज़ार था। रात का 1 बज रहा था जब उसकी घर वापसी हुई। थकन से चूर होते वो वहीं सोफे पर बैठ गया। उफ, कितना सन्नाटा है। इर्द गिर्द देखते उसने अफसरदगी से सोचा। तभी उसका सेल बजा। जी वकील साहब, पेपर तैयार हैं। अच्छा किया आपने, पेपर मेरी बीवी के आने से पहले तैयार करवा दिए। मैं अब और टाइम नहीं लेना चाहता। आप जल्दी से सारी कार्रवाई मुकम्मल करें। मैं वक्त नहीं लेना चाहता। आप पेपर घर भिजवा दें। मैं अपनी वाइफ के साइन पेपर्स पर करवा कर आपको भिजवा दूंगा। सामने मुखालिफ से कुछ बातें करते उसने कॉल काट दी। इस सब से बेखबर कि कोई ऊपर अंधेरे में उसकी सारी बातें सुन रहा है। कागजात, साइन, बीवी के, कानूनी कार्रवाई, ये सारे लफ्ज़ उसके जहन पर मफलूज कर रहे थे। आंखों से आंसू बहने लगे और वो कदमों को घसीटती बामुश्किल अपने कमरे तक आई। उसका जब्त टूट गया और वो कमरे की बीचों बीच घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। शाजिम कमरे के करीब जैसे ही पहुंचा, उसे किसी के रोज़ ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो चौंक गया। उसके ख्याल में इरहा तो यहाँ थी ही नहीं। गुल खानम के साथ उनके कमरे में सोती थी। फिर उसके कमरे में कौन था जो रो रहा था? वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ा तो अगले ही पल ज़ोरदार झटका लगा था। पूरा कमरा मोमबत्तियों की रोशनियों से टिमटिमा रहा था। पूरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। पूरा कमरा महका था, एक रोमांटिक सा तासुर दे रहा था। लेकिन सबसे बढ़कर हैरान कर देने वाला वजूद जो झटका था वो था उसका वजूद, जो उससे अपने कातिलाना हुस्न के लिए रेड बारीक नाइटी में बैठी रो रही थी। उसका पीछे का गहरा गला जैसे उसकी खूबसूरत कमर झलक रही थी। शाजिम की पलकें झपकना ही भूल गया। वो बेख्तियार उसके समेत बढ़ा। क्या हुआ इरहा? उसके पास बैठता। अभी वो इतना बोल ही था जब वो एकदम ही उसके सीने से आ लगी। शाजिम को बहुत सी तब्दीली महसूस हुई। वो ना सिर्फ नाइटी में थी बल्कि उससे खूबसूरत बाल बिखेरे हुए थे और उस पर लाइट मेकअप किए वो उस वक्त उसकी नाजुक जान पर आफत ढा रही थी। प्लीज़ शाजिम, मुझे तलाक मत दें। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। मुझे कोई साइन नहीं करना, वो हिचकियों से बेरब्त जुमलों में कह रही थी, जिस पर शाजिम सब समझता मुस्कुरा दिया। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर लाता बेड पर बिठाया, फिर बहुत प्यार से उसके आंसू साफ करता उसे देखने लगा। ये लफ्ज़ अब कभी अपनी ज़ुबान पर मत लाना। मैं तो खुद अब तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं जी सकता। बस एतराफ़ थोड़ी देर से कर रहा हूँ। आई लव यू जान। वो आहिस्ता से उसके होठों को चूमता खुमारी भरी आवाज़ में बोला था। फिर वो कागजात,
इरहा हैरानी से बोली, वो मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन ली है, सोचा था तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम मेरे तोहफे को गलत समझ बैठोगी। शाज़म शरारती हुआ था, लेकिन अब आप मेरी सरप्राइज़ पर ज़रूर हैरान होंगे। जब वो शर्माई शर्माई सी उसका हाथ अपने पेट पर रखती उसे देखने लगी। तो क्या मेरा मतलब तुम वो, माय गॉड, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। मारे खुशी के वो पागल सा होने लगा था। शाजिम ने उसे ज़ोर से अपनी बाहों में भर लिया था। इरहा के माथे पर, आंखों पर, गालों पर तो कभी होठों पर शाजिम के लबों के लम्स बिखरने लगे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ इरहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और हमारे बच्चे हमारी मोहब्बतों का और शफ़क़तों के बीच पलकर जवान होंगे। शाजिम ने उस पर अपनी प्यारी की बारिश बरसा दी थी, जिसमें वो भीगती ही चली गई थी। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आया होगा। नावल बहुत अच्छा था। इतनी छोटी सी स्टोरी में पूरी एक कंप्लीट अच्छा लिखा है राइटर ने। अदरवाइज़ इतना कुछ दिखाने के लिए 4-4 5-5 घंटे के नावल होते हैं। 1 घंटे में इतना अच्छा नावल देना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। और अगर आपके पास कोई शॉर्ट सेकंड मैरिज बेस्ड नावल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी उसका नेम बता दीजिएगा और राइटर नेम भी। बस चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।